हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है सबका। और कैसे हैं आप लोग, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। देखिए, आइए आज हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने अपनी सारी क्लासेस दी हैं आप लोगों को। आज हम लोग सलाइवा के बारे में जानेंगे, ठीक है। माउथ कैविटी हम लोग पढ़ रहे थे। माउथ कैविटी में बकल कैविटी जिसको बोल सकते हैं हम, तो बकल कैविटी में हम क्या पढ़ चुके हैं, टीथ पढ़ चुके हैं, टंग पढ़ चुके हैं। आज हम सलाइवा के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि सलाइवा क्या कार्य करता है हमारे भोजन को पचाने के लिए, ठीक है। सलाइवा किस तरह वर्क करता है हमारे भोजन को पचाने के लिए। हम ये चैप्टर हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में इस टॉपिक को, लार वाले टॉपिक को बहुत ही कम चर्चा किया जाता है, बहुत ही कम विस्तार में इस टॉपिक को करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग इसकी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे कि लार आखिर हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है। आखिर हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भगवान ने आखिर इस लिक्विड को दिया क्यों है, आखिर इसका क्या यूज़ है हमारे भोजन को पचाने के लिए। वो सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे। देखिए, हमारी सोसाइटी में लार के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, और ना ही इतने सारे लोगों में, ना ही कोई इस द्रव्य के बारे में, इस लिक्विड के बारे में सोचते हैं कि आखिर लार होता क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ को हमेशा हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, कभी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं खुल के। एक शर्मीलापन सा है इस वर्ड को बोलने के लिए, इस वर्ड के बारे में बात करने के लिए। तो आज हम लोग पूरे विस्तार से इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि आखिर लार बनता कहाँ है, कितने प्रकार का होता है, इसका पीएच कितना होता है, और ये हमारे भोजन को कैसे पचाता है। और हमारे भोजन और हमारे जो टेस्टिंग बर्ड है, इससे पहले वाले क्लास में जो मैंने कराया था कि जो पैपली होती है वो क्या करती है, हमें स्वाद का सेंस देती है। मैंने बताया है मैंने पिछले क्लास में कि वो क्या करती है, स्वाद का सेंस देती हैं। तो वो स्वाद का सेंस कैसे देती हैं, उसमें काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी अच्छा सा रोल निभाता है कौन, हेल्पिंग रोल कौन निभाता है, हमारा सलाइवा। अगर हमारे माउथ में सलाइवा ही ना हो तो हमें किसी भी चीज़ का जो टेस्ट है वो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट रोल है सलाइवा का, कि वो हमें टेस्ट फील करवाता है। अगर सलाइवा माउथ में ना हो या फिर कम बनने लगे तो हमें किसी चीज़ का टेस्ट ही पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आइए आज हम सलाइवा के बारे में पूरे विस्तार से, ये क्लास जो है पूरे सलाइवा के लिए है। अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा ग्रासनली हम लोग पढ़ेंगे, इसोफेगस के बारे में जानेंगे। उसके बाद कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा स्टोमक वाला पार्ट था, स्टोमक वाले पार्ट को कल हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आज देखते हैं लार के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जब लार ये वर्ड आता है तो वैसे तो बहुत कम लोग इस शब्द के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और इक्का दुक्का लोग जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि लार जो होता है ना, वो एक मतलब वाटर की तरह दिखने वाला एक द्रव्य है जो पानी की तरह दिखता है और पानी से थोड़ा सा चिपचिपा होता है। बस लार के बारे में हम इतना ही समझ पाते हैं कि क्या होता है। जब हम लोग भी नहीं पढ़े हुए थे इन चीज़ों को, तो हम लोग भी पहले ये सोचते थे कि लार के बारे में पहले तो थॉट ही नहीं आता था, सोचते ही नहीं थे पहले कि लार होता क्या है, ये लिक्विड का यूज़ क्या है हमारे बॉडी में। तो जब पता चला तो पहले हम लोग क्या ब्रेन में चलता था ये कि एक वाटरी सा लिक्विड है जो थोड़ा सा पानी से हल्का सा चिपचिपा है, ठीक है, बस। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। ये क्लास केवल सलाइवा के लिए है, ठीक है। तो चलिए आइए, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इसका पीएच कितना होता है, लार का पीएच कितना है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच कितना होता है, पीएच होता है 6.8। और हम जानते हैं कि जब पीएच स्केल पे कोई भी डेटा जब 7 से कम आता है, कोई भी डेटा पीएच स्केल पे, पीएच स्केल को किसने खोजा था, किसने आविष्कार किया था, तो सोरेनसन ने, ठीक है। तो पीएच स्केल पे जो भी डेटा 7 से पहले आती है, 7 से कम होती है, वो क्या होती है, इनका नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय होता है।
अम्लीय, हल्का सा क्या होती है, अम्लीय होती है। अगर ज़्यादा अम्लीय होंगी तो हमारा माउथ ही जल जाएगा, ठीक है, हमारा माउथ जल जाएगा। इसे ये देखिए करीब है, कितना करीब है, 7th के बहुत करीब है, यानी उदासीन से थोड़ा सा लेस बोल सकते हैं, उदासीन से बस थोड़ा सा कम है। वाटर का क्या होता है, pH 7 होता है, यानी जो वाटर होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो देखिए लार जो है वो कितना करीब है वाटर के, 6.8 है, 0.2% का क्या है, फर्क है। ये कैसा नेचर इसका हो गया, अम्लीय हो गया, ठीक है। यानी लार जो होता है, हमारा जो सलाइवा है वो कैसा है, एसिडिक नेचर का है। कैसा है, एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर, ठीक है। और इसका pH कितना होता है, 6.8। pH कितना होता है इसका, 6.8, ठीक है, याद रहेगा। लार होता क्या है, लार होता क्या है, तो देखिए द्रव की तरह दिखने वाला यहाँ पे पानी कर लीजिए, पानी की तरह दिखने वाला हल्का चिपचिपा द्रव पदार्थ, ठीक है। ये क्या होता है, पानी से हल्का चिपचिपा होता है, पानी से हल्का चिपचिपा होता है, ठीक है। अच्छा, एक दिन में जो है वो एक ह्यूमन बॉडी में एक दिन में कितना लार बनता है, एक दिन में एक ह्यूमन बॉडी में कितना लार बनता है, तो वो बनता है 1 लीटर से 1.5 लीटर तक, ठीक है। 1 से 1.5 लीटर लार एक दिन में बनता है, 1 से 1.5 लीटर लार रोजाना बनता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे का फैक्ट्स ये है कि अगर हमारे माउथ में लार हो ही ना तो क्या हो जाएगा, हम अपने खाना को चबा नहीं सकते हैं, खाना को चबा नहीं सकते हैं, हम अपने खाना को घोट नहीं सकते हैं, ठीक है, यानी जो भोजन है वो लार के बिना हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, चबाने में मददगार है, भोजन को चबाने एवं घुटने हेल्पफुल है, ठीक है, हेल्पफुल है। चलिए आगे चले, देखिए हमारे शरीर में लार बनता कैसे है। मैंने आपको शुरू क्लास में एक चीज़ बताया था कि जो ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या क्या बनाती हैं, क्या क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है, जूस बनाती है, और क्या बनाती है, हार्मोन्स बनाती है। तो ये लार क्या है, जूस ही तो है ना, ये लार क्या है, जूस है। कैसा जूस है, एक पाचक जूस है, एक ऐसा जूस है जो भोजन को पचाने में क्या हो रहा है, हेल्पफुल है, जो भोजन को पचा रहा है, ठीक है। तो लार कैसे बनता है, लार ये ग्रंथियाँ बनाती हैं, लार ऐसे लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा, लार का निर्माण, लार का निर्माण कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड,
ग्लैंड्स, ग्लैंड्स, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स, लारीय ग्रंथि। हमारे माउथ में बहुत सी लारीय ग्रंथि है, ठीक है। हमारे अभी उस ग्रंथि के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे माउथ में 3 लारीय ग्रंथि है जो क्या करती है, लार का निर्माण करती है। ठीक है। कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स है हमारे माउथ में? 3 लारीय ग्रंथि है। कौन कौन सी है? देखिए, पहली है जिसको बोलते हैं हम सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, ठीक है। दूसरा है सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर, ठीक है। और तीसरा है पेरिटिड, पेरिटिड या पेरोटिड, ठीक है। पेरिटिड या पेरोटिड, ये पहला है सब लिंगुअल, दूसरा है सब मैंडिब्यूलर और तीसरा है पेरिटिड, ठीक है। क्या है? पेरिटिड, ठीक है। लिखिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर, यहाँ पे लिखेंगे पेरिटिड या पेरोटिड, ठीक है। सब लिंगुअल, सब मैंडिब्यूलर और पेरिटिड, ठीक है। देखिए, इनका लोकेशन क्या क्या है अब ये जानेंगे कि लार कौन सी ग्रंथियां बनाती है हमारे माउथ में। लार बनाने की 3 ग्रंथियां हैं, ठीक है। हमारे माउथ में ही लार का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हमें बाहर से लार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि बाहर से एक ग्लास पी लिए, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हमारे माउथ में ही होता है। और हमारे माउथ में 3 ग्रंथियाँ हैं जो लार का फॉर्मेशन करती है। कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं? पहली तो है सब लिंगुअल, दूसरी सब मैंडिबुलर और तीसरी है पेरिटिड या पेरोटिड, ठीक है। पेरिटिड या पेरोटिड भी इसको बोलते हैं, पेरोटिड, ठीक है। पेरिटिड या पेरोटिड, ठीक है। अब बताइए कि सब लिंगुअल कहाँ होता है हमारे माउथ में, सब मैंडिबुलर का लोकेशन कहाँ है और पेरिटिड का लोकेशन कहाँ है, बताइए। देखिए, इसका लोकेशन जो है ना दोनों जबड़े की तरफ है, ठीक है। नीचे वाले जबड़े लिखेंगे, विजिबल है, नीचे वाले जबड़े के पास दोनों तरफ, ठीक है। और पेरिटिड कहाँ है? कान के बगल में, हमारे जो कान है कान के बगल में दोनों तरफ, ठीक है। और सब लिंगुअल कहाँ है बताइए, सब लिंगुअल जीभ के नीचे, मैं एक बार देख लेती हूँ विजिबल है कि नहीं यहाँ पे, नहीं तो फिर मिटा के लिखना पड़ेगा। चलिए, विजिबल है। देखिए, सबलिंगुअल कहाँ है हमारे माउथ में? जीभ के नीचे, जो जीभ के नीचे वाला एरिया है ना, वहाँ है एक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? सबलिंगुअल, ठीक है। देखिए, सबलिंगुअल कहाँ है?
यहाँ पे, जीभ वाले नीचे, जीभ के नीचे है। और ये क्या करती है, ये क्या करती है, लार बनाती है। ठीक है, लार बनाती है, यानी हमारे माउथ में जीभ के नीचे लार बनता है। और कहाँ बनता है, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर जो ग्रंथि है वो कहाँ है, इस साइड में है, यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लार बनता है। ठीक है, निचले वाले जबड़े के बगल में, निचले वाले जबड़े के क्या, बगल में, यानी कि एक स्थान जो है लार बनने का वो है जीभ के नीचे, दूसरा जो है निचले जबड़े के जो पास में इधर। ठीक है, और तीसरा कहाँ है, कान के बगल में, यानी ये हमारा ईयर, और इधर वाले एरिया में, इधर वाले एरिया में भी क्या बनता है, लार बनते हैं। क्यों बनते हैं, पेरिटिड ग्लैंड के कारण, पेरिटिड ग्लैंड के कारण। यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, सबलिंगुअल ग्रंथि, ये क्या है, ग्रंथियाँ ही तो है ना, ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, पेरिटिड ग्रंथि। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और पेरिटिड या पेरोटिड ग्लैंड। कहाँ है इसका लोकेशन, जीभ के नीचे, नीचे वाले जबड़े के पास और कान के बगल में, कान के बगल में। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी जो है ग्लैंड वो कौन सी है लार बनाने की, तो ये है पेरोटिड, सबसे बड़ी ग्रंथि, बड़ी, इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, पेरोटिड। याद रहेगा, सबसे बड़ी ग्रंथि। और सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है सबलिंगुअल। ठीक है, सबसे छोटी, लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, यानी हमने क्या पढ़ा कि लार का फॉर्मेशन, लार का निर्माण आखिर हमारे माउथ में होता कहाँ है। ठीक है, लार का निर्माण कौन करती है, सेलेवरी ग्लैंड्स करती हैं। वो सेलेवरी ग्लैंड्स कहाँ है, रियल में कहाँ है, तो हमारे माउथ में ही है, माउथ में ही प्रेजेंट है, माउथ में ही सलाइवा का फॉर्मेशन होता है। कौन करता है, कौन कौन सी ग्लैंड करती हैं, तो 3 ग्लैंड्स करती हैं। कौन कौन सी, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पेरोटिड, पेरोटिड या पेरिटिड। ठीक है, सबलिंगुअल का लोकेशन कहाँ है, सबलिंगुअल का लोकेशन है जीभ के नीचे, सब मैंडिबुलर का कहाँ है, निचले वाले जबड़े दोनों तरफ, दोनों तरफ। ठीक है, और पेरिटिड का कान के बगल में, यानी ये वाला एरिया दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक है, चलिए, यानी सबसे ज़्यादा लार कौन बनाती है, पेरिटिड, और सबसे कम कौन सी बनाती है, सबलिंगुअल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक चीज़ जानिए कि जो पेरोटिड ग्रंथि है, पेरोटिड लिखेंगे, जो पेरोटिड ग्रंथि है, पेरोटिड जो तीसरा नंबर था, पेरोटिड, ठीक है, पेरोटिड जो ग्रंथि है ना, ये क्या होती है, सांप में होती है। और सांप में यही पेरोटिड ग्रंथि जो है आगे चल के क्या बन जाती है, विष ग्रंथि बन जाती है। ठीक है, सांप में लिखेंगे, सांप में पेरोटिड ग्लैंड ही, पेरोटिड ग्रंथि ही विष ग्रंथि बन जाती है। ठीक है, विष ग्रंथि बन जाती है। ठीक है, जो पेरोटिड ग्लैंड है, जो कान के पास जो ग्लैंड होती है सांप में, वही पेरोटिड ग्लैंड जो होती है वो आगे चल के क्या बन जाती है, विष ग्रंथि बन जाते हैं। यानी वो एक तरह से लार है, सांप का एक लार ही आप समझिए। जो विष होता है वो क्या होते हैं, स्नेक्स के लार ही होते हैं। ठीक है, लार ही होते हैं, जो क्या होता है उसमें टॉक्सिक होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, जहरीला होता है। चलिए आगे चले। अब हम जानते हैं कि हमारे लार में आखिर होता क्या क्या है। ठीक है, हमारे लार में होता क्या क्या है बेटा।
देखिए हमारे लार में क्या क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लार हमारा जो है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, लार कितने प्रकार का होता है। लिखिए लार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिखेंगे लार, सलाइवा। ठीक है, लार या सलाइवा। सलाइवा। मैंने अभी एग्जाम्पल लिखवाया इसका कि लार किसे बोलते हैं, हम किसे बोल सकते हैं लार। तो वाटर की तरह दिखने वाला एक चिपचिपा पदार्थ, मैंने क्या लिखवाया था कि वाटर की तरह ही दिखने वाला एक चिपचिपा पदार्थ, यानी वाटर भी नहीं है, ये वाटर भी नहीं है पूरी तरह, उसमें कुछ क्या है, चिपचिपाहट है। ठीक है, पानी से ज़्यादा इसमें चिपचिपाहट है। तो इसमें लिखेंगे लार में 99% क्या होता है, वाटर होता है, वाटर। ठीक है, 99% लार में क्या होता है, पानी ही होता है। और 1% में क्या होता है, ये देखिए 1% में, 1% में पाए जाते हैं, लिखिए 1% में पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, 1% में क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। और क्या पाए जाते हैं, खनिज तत्व, बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें। और क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं इसमें, विजिबल है इधर, इलेक्ट्रोलाइट्स। आई थिंक उधर विजिबल नहीं होगा, थोड़ा सा और इधर करके बनाती हूँ मैं। देखिए 1% में क्या क्या होता है, यहाँ लिखेंगे 1%, 1% में होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसमें होता है यूरिक एसिड, एसिड। ठीक है, इसमें यूरिक एसिड भी होता है। और क्या होता है इसमें, इसमें होता है यूरिक एसिड। उसके बाद इसमें होता है खनिज, खनिज तत्व। कौन कौन से खनिज तत्व होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, 1% में क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। कौन कौन से एंजाइम है, तो हमारे लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। हमारे लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से, एक तो होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। एक तो होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। उसके बाद क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। उसके बाद यूरिक एसिड पाया जाता है और खनिज तत्व और पाया जाता है म्यूकस या म्यूकिन्स। ठीक है, म्यूकस या म्यूकिन्स। यानी 1% में देखिए आपको क्या क्या लार में पाया जाता है। 99% तो वाटर है, 1% में क्या है, पहले तो डाइजेस्टिव एंजाइम है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है, यूरिक एसिड है, उसके बाद खनिज तत्व है और म्यूकिन्स। म्यूकिन्स ही क्या करता है, लार को चिपचिपा बनाता है। म्यूकस या म्यूकिन्स ही क्या होता है, लार को चिपचिपा बना देता है, हल्का। ठीक है, चिपचिपा बना देता है, याद रहेगा।
देखिए इसमें पाए जाते हैं दो एंजाइम, कौन से दो एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। देखिए पहला होता है टाइलिन, टाइलिन, ठीक है, और दूसरा होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। पहला होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। क्या है, लार में पाए जाने वाला दो एंजाइम्स, दो एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं लार में? पहला होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। पहला होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। अब इनका वर्क क्या है, टाइलिन का वर्क क्या है और लाइसोजाइम का वर्क क्या है, वो हम लोग देखते हैं। आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। देखिए हो गया। देखिए खनिज तत्व में क्या पाया जाता है? पहला तो सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज पाया जाता है, कुछ मात्रा में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, प्रोटीन, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, प्रोटीन्स और क्या पाई जाती है? कैल्शियम। कैल्शियम भी होता है हमारे लार में, कैल्शियम, कैल्शियम और क्या रह गया? सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, कैल्शियम और कुछ था, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, कैल्शियम और क्या था? कितना हुए? सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, कैल्शियम और देखिए फॉस्फेट, फॉस्फेट भी पाया जाता है, ठीक है, फॉस्फेट भी पाया जाता है। इतने सारे खनिज तत्व हमारे लार में पाए जाते हैं, इतने सारे खनिज तत्व हमारे लार में पाए जाते हैं। एंजाइम कितने पाए जाते हैं? दो, टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम। उसके बाद क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, यूरिक एसिड पाया जाता है, म्यूकिन्स पाए जाते हैं। म्यूकिन्स क्या? म्यूकस या म्यूकिन्स, यानी जो हमारे लार को क्या करते हैं? चिपचिपा बनाते हैं। हमारे लार को क्या करते हैं? चिपचिपा बनाते हैं। देखिए अब टाइलिन क्या काम करता है, वर्क ऑफ टाइलिन। देखिए टाइलिन के बारे में अगर हम जानें, टाइलिन क्या काम करता है? ये जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा हमारे माउथ में मैंने फर्स्ट डे बताया था कि माउथ में ही पाचन शुरू हो जाता है, यानी हमारे मुंह से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। और ये पाचन कहाँ तक चलता है? तो हमारे छोटी आंत तक, हमारे लास्टली छोटी आंत तक क्या होता है? पाचन चलता है। उसके बाद बड़ी आंत में खाना जाता है, उसके बाद एनस में, और एनस के बाद स्किट आउट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब टाइलिन यानी कि जब मुख में खाना आता है तो हमारे माउथ में किस चीज़ का पाचन होता है? मैंने डे 1 जो फर्स्ट दिन क्लास लिया था उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम कोई भी भोजन करते हैं, हम दुनिया की कोई भी चीज़ खा लें, हमें उससे केवल 3 चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? एक तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दूसरा प्रोटीन्स मिलती हैं और तीसरी वसा मिलती है, लिपिड्स मिलती है, ठीक है। 3 चीज़ें ही हमें, हमारे शरीर को सिर्फ 3 चीज़ें मिलती है। आप कोई भी चीज़ खा लो, सिर्फ 3 चीज़ें मिलती हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा लिपिड्स, ठीक है। कोई भी आप आइटम खा लो। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन, सबसे पहले हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। और हमारे माउथ में 70% भोजन का 70%, यानी आपने जितना भोजन किया और उसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका 70% का पाचन कहाँ हो जाता है? हमारे माउथ में ही हो जाता है। कौन करवा देती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। जो 3 तरह की ग्लैंड्स निकल रही है, जो 3 तरह की लारीय ग्रंथि है, उनसे जो लार निकल रहा है, वही क्या करवा दे रही हैं? वही क्या करवा दे रही हैं? कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करवा दे रही हैं, पाचन करवा दे रही हैं। यानी कितने % पाचन हो गया कार्बोहाइड्रेट का, कितने %, 70% पाचन हो गया। याद रखेंगे कि हमारे माउथ में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, 1 भी % नहीं होता है। हमारे माउथ में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। टाइलिन क्या करता है कि हम स्टार्च खाते हैं, यानी हम जो भी खाना खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। तो मड बोलते हैं हम इसको, हिंदी में बोलते हैं मड, इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्च। तो ये टाइलिन जो होता है ना, जो टाइलिन एंजाइम होता है, याद रखिएगा टाइलिन क्या है, एंजाइम है। क्वेश्चन आता है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि टाइलिन क्या होता है। वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम। क्या, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम। तो अब क्या आंसर करके आएंगे, एंजाइम। टाइलिन क्या है, एंजाइम है। जो हमारे लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, उसमें से एक है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम, ठीक है। तो ये क्या करता है टाइलिन, मड जो हम स्टार्च लेते हैं फूड के रूप में, जो स्टार्च हम खाते हैं उसको बदल देता है। किस में बदल देता है, कोई बताएगा कि मड को किस में चेंज करता है? इसको चेंज करता है माल्टोज शर्करा में। माल्टोज शर्करा कौन चेंज कर रहा है, टाइलिन, ठीक है। और माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज के फॉर्म में फिर कौन चेंज करता है, टाइलिन, ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज कर देता है। और मैंने बहुत बार अपने क्लास में बताया है, बहुत बार अपने क्लास में बताते आ रही हूँ मैं कि हमारा जो शरीर है वो ग्लूकोज लास्टली जो खाना है ग्लूकोज के फॉर्म में आता है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज टूटता है। जब आप मेरा हार्ट वाला चैप्टर देखेंगे उसमें मैंने बताया है कि ग्लूकोज कैसे टूटता है। ग्लूकोज में अगर ऑक्सीजन के फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज टूट जाएगा, और ग्लूकोज टूट के क्या बनाता है H2O और CO2 और क्या बनाता है, ATP। और ATP को क्या करता है, हमारा शरीर ग्रहण करता है ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज बना दिया। कौन बनाया ग्लूकोज, यही टाइलिन एंजाइम। यही टाइलिन एंजाइम क्या किया, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाएं, जो हम रोटी खाएं, रोटी में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, चावल में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। तो हम हमारे सोसाइटी में तो रोटी चावल ही ज़्यादा यूज होता है ना, तो उसमें क्या होता है बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो हमारा जो टाइलिन एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करता है, पहले तो माल्टोज शर्करा में चेंज कर देता है, उसके बाद किस में चेंज कर देता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और ग्लूकोज को जैसे ही O2 मिला, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन के बाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और ATP बनता है। और ATP को क्या करती हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं, वो उस ATP को एनर्जी के रूप में ग्रहण कर लेती हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ कार्य टाइलिन का। लाइसोजाइम का क्या कार्य है, लिखिए लाइसोजाइम। ये तो पहला है एंजाइम, दूसरा है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या काम है, वर्क, ये क्या करती हैं। देखिए जब भी हम खाना खाते हैं तो कुछ सूक्ष्म जीवाणु, अगर हम कोई गलत खाना खा लिए, कवक वाला या फिर बासी रोटी बासी चावल खा लिए, तो उसमें क्या होता है, बहुत से ज़्यादा चांस होते हैं उसमें कि फंजाई का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उसमें फंजाई हो, ठीक है। तो अगर हम वो खाना खा लिए, अगर सूक्ष्म जीवाणु उस भोजन पे लगे हों और वो हम खाना खा लिए, तो ये लाइसोजाइम क्या करता है, उसको किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, लिखेंगे जीवाणुओं को मारता है। जो भोजन में जीवाणुएं आ जाती हैं उनको ये मारता है, ठीक है, जीवाणुओं को मारता है, ठीक है। ये पूरे जीवाणुओं को 100% नहीं मारता है, याद रखेंगे आप लोग, लेकिन कुछ मात्रा में जीवाणुओं को ये खत्म कर देता है, मारता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। अब लिखेंगे
कि देखिए लार का भी प्रकार होता है हमारे बॉडी में, हमारे जो लार होते हैं उसका भी प्रकार होता है। कितने प्रकार के लार होते हैं? तो मेनली जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। हमारी जो सलाइवा होती है वो 5 प्रकार की होती है। लिखिए, लार के प्रकार कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? बताइए, लार के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं? कमेंट कीजिए आप लोग। लिखिए, पहला तो होता है सेफ्लिक, सलाइवा। दूसरा होता है बकल। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है इसोफेगियल, इसोफेजियल सलाइवा। ठीक है, सलाइवा। इसके बाद होता है इसोफेजियल सलाइवा के बाद लिखिएगा गैस्ट्रिक सलाइवा। ये देखिए, ये सारा लार का प्रकार है। आज कितना चीज़ हम लोग लार के बारे में, कितने फैक्ट्स जानने को हम लोग को मिला है ना। देखिए, पहला होता है सेफ्लिक सलाइवा, दूसरा होता है बकल सलाइवा, तीसरा होता है इसोफेजियल सलाइवा, तीसरा होता है गैस्ट्रिक सलाइवा, और 5th नंबर पे होता है इंस्टेंट्री, क्या है, सेफ्लिक, बकल, इसोफेजियल और गैस्ट्रिक। और 5वां कौन सा होता है? कमेंट कीजिए आप लोग। लिखिए, इंटेस्टाइनल, सलाइवा। ठीक है, कितने हो गए? सेफ्लिक सलाइवा, बकल सलाइवा, इसोफेजियल सलाइवा, गैस्ट्रिक सलाइवा और इंटेस्टाइनल सलाइवा। ठीक है, देखिए अब ये लार कब कब बनता है, ये पांचों लार कब कब हमारे माउथ में बनता है, अब ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, लार कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। कौन सा? सेफ्लिक सलाइवा, बकल सलाइवा, इसोफेजियल सलाइवा, गैस्ट्रिक सलाइवा और इंटेस्टाइनल सलाइवा। देखिए, ये लार कब आता है? भोजन के तुरंत बाद, भोजन करने के तुरंत बाद, भोजन खाने के तुरंत बाद। ठीक है, भोजन खाने के तुरंत बाद कौन सा लार हमारा आता है? कौन सा लार आता है? यानी जैसे ही हम निवाला खाएं, कोई भोजन खाएं, भोजन करने के लिए जैसे ही एक निवाला हमने मुंह में लिया तो क्या होता है, हमारी लारीय ग्रंथि जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो लार बनाना शुरू करती हैं। किस बात के लिए लार बनाती है? उस भोजन को घोलने के लिए, उस भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए। अगर वो भोजन चिपचिपा नहीं बनेगा तो हम उस भोजन को घोट नहीं पाएंगे। इसीलिए वो क्या करती हैं, हमारे जो भोजन है, जो पार्टिकल्स है, उसको स्मूथ बनाती हैं। कौन बनाती है? लार बनाती है। और जैसे ही हम भोजन करते हैं ये वाली लार निकलती है और उस भोजन में घुल जाती है, उस भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए। ठीक है, उस भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए। इसके बाद आता है बकल सलाइवा। ये कब निकलती है? देखिए, जब हम कोई चीज़ टेस्टी देखते हैं या सूंघते हैं,
आप लोग को तो पता होगा कि जैसे ही हम कोई टेस्टी चीज़ देखते हैं तो हमारी जो माउथ होती है वो वाटरी हो जाती है, यानी हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवा का फॉर्मेशन होने लगता है। यानी वो भोजन हम खा नहीं रहे हैं लेकिन केवल देख रहे हैं, तो क्या होता है हमारे माउथ में, जैसे हम कोई खट्टा चीज़ देख लें तो क्या होता है हमारे माउथ में सलाइवा बनने लग जाता है। यानी वो हम खा नहीं रहे हैं कि हमें सलाइवा की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर हम कोई चीज़ सूंघते हैं या फिर देखते हैं तो सलाइवा आता है हमारे मुंह में, तो उस सलाइवा को कहते हैं बकल सलाइवा। यानी इसको कहेंगे कि भोजन को देखने या ठीक है, भोजन को देखने या सूंघने पर जो लार बनता है हमारे मुंह में, ठीक है, वो कौन सा होता है, बकल सलाइवा, बकल सलाइवा। इसके बाद आता है इसोफेगियल सलाइवा। ये जो सलाइवा होता है ना, ये क्या करता है, हमारे भोजन को इतना चिपचिपा बना देता है कि वो हमारे ग्रास नली में, हमारे इसोफेगस यानी जो ग्रास नली होती है, जो भोजन की नलिका होती है, जो हमारे माउथ को पेट से जोड़ती है, यानी जैसे ही हम खाना घोंटते हैं तो कहाँ जाता है, इस वाले सेक्शन में जाता है, इसोफेगस वाले सेक्शन में जाता है, हमारे ग्रास नली में जाता है, और ग्रास नली से वो खाना कहाँ जाता है, हमारे पेट में, स्टमक वाले एरिया में। यानी इसोफेगस क्या होगा, ग्रास नली, भोजन नली में खाना घोटने के लिए, ठीक है। ये देखेंगे, ये भोजन को ग्रास नली से पेट तक पहुंचाने में मददगार होती है। ठीक है, किसके लिए मददगार होती है, जो भोजन होता है ना उसको माउथ से कहाँ ले जाती हैं, भोजन को ग्रास नली से पेट तक ले जाती है, यानी ग्रास नली से पेट तक ले जाने के लिए ये मददगार होती है। ठीक है, गैस्ट्रिक सलाइवा कब आता है, देखिए गैस्ट्रिक सलाइवा जब भी आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप कुछ खा लेते हैं उसके बाद आपको अजीब सा फील होता है और आपको लगता है कि अब उल्टी होने वाली है, मुझे क्या होती है, उल्टी होने वाली है। तो जब उल्टी होने वाली होती है ना तो हमारे माउथ में अजीब सा एक लिक्विड सा भरने लगता है, लिक्विड सा, और वही हमें इंफॉर्मेशन करता है कि हाँ हमें उल्टी सी आ रही है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें उल्टी सी आ रही है। आप ये चीज़ फील कर सकते हैं कि जब भी आपको उल्टी होने वाली होती है तो आपके माउथ में सलाइवा की तरह कुछ लिक्विड्स भर जाते हैं, कुछ लिक्विड्स आने लगते हैं बहुत पहले ही। उसके बाद क्या होता है, आपको डायरेक्टली उल्टी नहीं आ जाती है, कभी भी किसी को ऐसे खाना खाएं और डायरेक्टली उल्टी नहीं आ जाती है, उसका अजीब सा मन होता है, उसके माउथ में वाटरी सा एक सलाइवा का फॉर्मेशन होता है। वो कौन सी होती है, गैस्ट्रिक सलाइवा होती है, और यही इंडिकेट करती है कि इंसान को क्या होने वाला है, उल्टी होने वाला है। यानी उल्टी क्या लिखेंगे इसको, जब आपको उल्टी आने वाली हो, जब आपको उल्टी आने वाली हो। ठीक है, जब आपको उल्टी आने वाली हो तब ये होता है। ठीक है, और पांचवा नंबर है इंटेस्टाइनल स्टेज या सलाइवा। ये क्या होता है, देखिए ये तब होता है जब भोजन, इसको सलाइवा या स्टेज भी बोलते हैं, ये तब होता है जब भोजन छोटी आंत के ऊपरी भाग में न आना चाहे।
ठीक है, पांचों स्टेज आप लोगों को पता चल गया। ये लार का प्रकार है, यानी लार किस प्रकार के लार का फॉर्मेशन कब होता है हमारी बॉडी में। एक ही तरह के लार नहीं होते हैं, एक ही तरह के लार नहीं होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 5 प्रकार के लार होते हैं। आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत सारे लार के बारे में फैक्ट्स पढ़ लिया, ठीक है। आज से पहले शायद बहुत ही कम नॉलेज था, लेकिन आज देखिए कितने सारे फैक्ट्स मैंने बताए, लार का प्रकार बताया कि कब कौन से लार निकलता है हमारे माउथ में, कौन सा फॉर्मेशन होता है लार का, ठीक है। अब कुछ और 2-3 बातें जानेंगे, उसके बाद इस क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे लार में देखिए हमारा जो लार है ना, वो नेचुरल पेन किलर के रूप में काम करता है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल पेन किलर। लार को क्या कहते हैं? नेचुरल पेन किलर। क्यों कहते हैं नेचुरल पेन किलर? क्योंकि लार में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं ओपी ऑर्फिन। क्या पाया जाता है? ओपी ऑर्फिन, ठीक है। देखिए हमारे लार को नेचुरल पेन किलर कहते हैं क्योंकि इसमें पाया जाता है ओपी ऑर्फिन नामक पदार्थ के कारण। क्यों बोलते हैं नेचुरल पेन किलर? क्यों बोलते हैं? ओपी ऑर्फिन पदार्थ के कारण, ठीक है। ये क्या करता है ओपी ऑर्फिन? ये जो है ना पेन किलर की तरह काम करता है। जब हमारे नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या खाते हैं? पेन किलर खाते हैं। और ये क्या होती है? ओपी ऑर्फिन, ये उसी के लिए क्या होती है? पेन किलर का काम करती हैं, पेन किलर का काम करती हैं। अच्छा, हमारे मार्केट में एक दवा आती है मॉर्फिन, बहुत लोगों को पता होगा मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन पता है आप लोगों को? ये क्या है? पेन किलर है। ये इससे भी ज़्यादा, ये ऑर्फिन्स होती है ना, इससे भी ज़्यादा क्या होती है? कारगर होती हैं। ये लिखेंगे, ये मॉर्फिन से भी ज़्यादा कारगर है, ठीक है। मॉर्फिन से भी ज़्यादा कारगर है। अच्छा, इसकी खोज कब की गई है? ओपी ऑर्फिन की खोज कब की गई है? तो लिखेंगे कि इसकी खोज हमारे लार में, इसकी खोज 2006 में हुई है। 2006 में इसकी खोज हुई। 2006 के पहले हमें ये नहीं पता था कि जो हमारा लार है, 2006 के पहले हमें ये नहीं पता था कि हमारा जो लार है वो नेचुरल पेन किलर के रूप में भी काम करता है। नेचुरल पेन किलर के रूप में भी काम करता है, यानी क्यों? इसमें पाया जाता है ओपी ऑर्फिन नामक पदार्थ, जो क्या करता है? मॉर्फिन से भी ज़्यादा कारगर होता है पेन किलर के मामले में, ठीक है। ये ओपी ऑर्फिन की खोज कब हुई? 2006 में। 2006 में। अगर आपके बॉडी में कहीं चोट लग जाए, कहीं घाव हो जाए और आपके माउथ में, आपके जीभ में कोई कट लग जाए, तो सबसे पहले कौन सा घाव जो है वो ठीक होगा? तो हमारे जीभ वाला घाव जो होगा वो सबसे पहले ठीक होगा, क्योंकि हमारे माउथ में जो है ना जो लार पाई जाती है वो उसको सबसे जल्दी ठीक करने के लिए कारीगर है, ठीक है। ये लिखिए आप लोग, 2006 में खोज हुई थी ओपी ऑर्फिन। पूछेगा कि ओपी ऑर्फिन नामक पदार्थ किसमें पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? हमारे लार में, हमारे सलाइवा में, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ओपी ऑर्फिन। चलिए,
देखिए, आपने जनरली एक बात सुनी होगी, आप हम सब सुनते हैं अपनी सोसाइटी में, कि जो महिलाओं का ज़बान होता है वो पुरुषों से बड़ा होता है। लोग कहते हैं कि औरतों का ज़बान लंबा होता है, ठीक है। लोग कहते हैं, आप अपने सोसाइटी में आपने सुना होगा कि औरतों का जो ज़बान होता है ना, वो जो पुरुषों के मुकाबले से होता है वो लंबा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो औरतों का ज़बान है, ये टंग की एक लाइन है, जीभ के लिए है। जीभ को क्या बोलते हैं, जुबान भी बोलते हैं, तो ठीक है, लिखेंगे कि औरतों के जीभ पुरुषों से क्या हो गया आज, पुरुषों से छोटी होती है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, ये तो एक जीभ वाला एक टॉपिक, एक आप लिख सकते हैं इसको, एक लाइन जीभ वाले में, जो कल जीभ का क्लास हुआ था ना, उसमें ये ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। आज हमने सलाइवा के बारे में पूरा जितना भी विस्तार से चर्चा किया, ये सारे आप लोग ध्यान में रखेंगे, और जैसे जैसे मैं लिखती हूँ आप लोग भी मेरे साथ नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अपना जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, वो बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे ईसोफेगस और अमाशय, जो स्टोमक वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत। तो मुश्किल से दो से तीन क्लास होंगे और पूरा पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा। देखिए, पाचन तंत्र जो है ना, ये थोड़ा लंबा क्लास है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है, इसलिए थोड़ा सा लंबा सिलेबस हो जाता है, ठीक है। तो जिन्हें भी हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। ओके, बाय।